बीटा माने 3/2 होगा। 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर, सिलेंडर है तो 1 प्लस हाफ हो जाएगा 3/2। अभी आप यहाँ पे यम डैश तो कैंसिल कर दो, कम से कम यम डैश ही हटा दो। अब यम डैश हट गया। अब थोड़ा ऊपर कैलकुलेशन लेते हैं। ये वैल्यू आ रहा 16 GR, ये आ रहा GR/4 प्लस 3V² / 4। ये 4 इधर से हटा दो तो 64 GR बराबर आप लिखोगे GR प्लस 3V², है ना। और थोड़ा कैलकुलेशन कर लो। अब ये GR इधर आ जाएगा तो 63 GR बराबर हो जाएगा 3V²। तो बच्चों V का मान आया √21 GR। ये स्पीड आ गया। आपको समझ आ गया? तो देखो बस ऐसे सवाल हैं, बहुत आसान टॉपिक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करना है, जैसे आपने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा है वैसे ही है, उसी तरह का सब है। अब आपको टेस्ट के लिए 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, तब फिर अगला पॉइंट शुरू करें। कल आपको एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट दिखाया था कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी रोल करता हुआ है और एक पे स्लिप करता हुआ है तो उसका ट्रांसलेशन और रोलिंग स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो, एक्सेलरेशन का रेशियो पढ़ा था। वही आपके एग्ज़ाम में आता है, मतलब आएगा वही सवाल जो आपने पिछले क्लास पे किया था। आना उसी को है, क्वेश्चन देगा वही। बाकी ये सब भी मान लो अगर आ ही जाए तो आप एनर्जी कंजर्वेशन कैसे कर रहे हैं देख लो, कॉन्फिडेंस रहेगा, आ जाएगा। आइए मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। बच्चों लोग हटा दूँ? चलो एक सवाल करो अब और। देखो ये कोई रॉड है और यहाँ पे ये पाइवट है इस जगह, और इसको मैं रिलीज करूँगा। इसका हाइट 4 मीटर है, ये 4 मीटर है। मास 2 किलोग्राम है। अब इसको मैं छोड़ूंगा। जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, बिकम हॉरिजॉन्टल, अभी कैसा है? वर्टिकल है। और जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो जहाँ पे वह पाइवट है वहाँ पे कितना कांटेक्ट फोर्स आएगा? तो लिखा है कि फाइंड कांटेक्ट फोर्स व्हेन रिलीज्ड रॉड बिकम हॉरिजॉन्टल। जब वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो पॉइंट P पे कांटेक्ट फोर्स कितना आएगा? तो फाइंड कांटेक्ट फोर्स एट contact force at point P on pivot when released rod
बिकम हॉरिजॉन्टल। बच्चों जब ये रिलीज रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो उस समय पॉइंट P पे कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, इन्फॉर्मेशन सब दिया है। ग्रेविटी में नीचे आएगा, G रहेगा, G ना दे तो भी समझना चाहिए कि नीचे कौन ले आएगा, ग्रेविटी ही तो ले आएगा। तो G है यहाँ पे, G बराबर 10 ले सकते हैं आप। इस सवाल का आंसर आपको, ये सब टेस्ट के लिए आपका क्वेश्चन डाले गए हैं 3 सवाल, आप उसे बता देंगे तब फिर हम एंगुलर मोमेंटम शुरू कर देंगे। जब हम किसी बॉडी पे टार्क लगाते हैं तो प्योर रोलिंग मोशन होता है। जैसे कभी मान लो पूछ ले, पहले मेरी बात थोड़ा सुन लो, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि किसी बॉडी पे टार्क लगाएंगे तो कैसा मोशन होगा, तो हम टार्क लगाते क्यों हैं? पार्शियल रोलिंग के लिए कि ट्रांसलेशन के लिए कि प्योर रोलिंग के लिए? जैसे कोई बोले कि कोई बच्चा कोचिंग पढ़ेगा तो क्या होगा, हम कोचिंग क्यों पढ़ते हैं? सिलेक्शन के लिए। तो अल्टीमेट जो फाइनल है वो बोलना चाहिए। अगर वो सवाल में आपके पेपर में आया हुआ था, पेपर का क्वेश्चन है नीट में कि अगर हम टार्क लगाते हैं तो मोशन कैसा होगा, तो उसमें लिखा है पार्शियल रोलिंग होगा, ट्रांसलेटरी होगा, प्योर रोलिंग होगा, तो उसका आंसर क्या है? प्योर रोलिंग होगा। और अगर असलरेशन पूछा जाए कि असलरेशन कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, जब फोर्स को हम सेंटर पे लगाएंगे कि फोर्स को हम ऊपर लगाएंगे कि फोर्स को नीचे लगाएंगे, तो भाई असलरेशन ए अगर पूछेगा, असलरेशन माने लीनियर असलरेशन, तो फोर्स आप कहीं भी लगाओ, न्यूटन का लॉ है F/m, फोर्स आप कहीं भी लगाओ, असलरेशन फोर्स के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। फोर्स के पोजीशन पे क्या डिपेंड करता है? टार्क। और टार्क से क्या आता है? एंगुलर असलरेशन। तो एंगुलर असलेशन तो बदल जाएगा लेकिन लीनियर असलेशन नहीं बदलेगा। ये 2 सवाल आपके पेपर में आए थे, इसमें नॉर्मल बहुत छोटा छोटा बात पूछा था, बच्चों ने गलत कर दिया था। उसमें लिखा हुआ था कि असलेशन ज़्यादा होगा जब H बराबर R पे फोर्स लगाएं, H बराबर 2R पे लगाएं, और एक लिखा था कहीं लगाएं सब जगह बराबर होता है। तो आंसर क्या था? कहीं लगाएं सब जगह बराबर होता है। यही 1-2 साल के बीच में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए अब इस सवाल को मैं लगा के दिखाता हूँ, आप लोग कैसे करेंगे आप देखते जाइए। बच्चों इसे कहाँ पे बोला है, कहाँ आना है? हॉरिजॉन्टल पे आना है। हॉरिजॉन्टल पे लाता हूँ। अब इसे हॉरिजॉन्टल पे मैंने लाया, ये रॉड मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ये आ गया हॉरिजॉन्टल पे। इसी कंडीशन में तो पूछा ही है, जब ये रॉड यहाँ पे आएगा बच्चों, तो क्या इसकी स्पीड कुछ होगी कि नहीं होगी, ये बताओ? होगी ना। अब इसकी स्पीड तो होगी ही होगी। अब इसकी स्पीड यहाँ पे ऐसे होगा, और इसमें मैंने क्या माना? ओमेगा माना, क्योंकि ये एक पॉइंट तो फिक्स है। इसका मतलब यहाँ ट्रांसलेशन नहीं हुआ, क्या हुआ? रोटेशन हुआ, क्योंकि ये पॉइंट तो चला नहीं। ट्रांसलेशन में तो सब चलना चाहिए, ये तो चला ही नहीं, रोटेशन हुआ। अब इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ मास नीचे आया, और नीचे कितना आया? 2 मीटर आया। बच्चों जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh बराबर कितना हो जाएगा? ½ I⍵²। लास्ट जो पोटेंशियल एनर्जी का हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया? रोटेटरी एनर्जी में। समझ आया? हाफ, इसमें ½ mv² बीटा नहीं होगा, क्योंकि रॉड का एक पॉइंट तो फिक्स ही है, केवल वो क्या किया है? ओमेगा आया है, एंगुलर स्पीड आया है, रोटेशन हुआ है। तो mgh बराबर होगा ½ I⍵², और h का मान क्या होगा? 2 मीटर।
ये MGL नहीं लिखा है, MGH लिखा है। मास कहाँ पे है? सेंटर पे, और सेंटर कितना चल के आया, उतनी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। अब आप लिखोगे MGH, H का मान क्या है? 4 मीटर नहीं, सेंटर में 4/2 बराबर 1/2 I का मान ml²/3। समझ आ रहा? ml²/3, तो ml²/3 में वैल्यू लिखवा दो। यहाँ पूरी वैल्यू बोलो। ml²/3, m का मान क्या है? 4 किलोग्राम की 2 किलोग्राम? 2 किलोग्राम। l का मान क्या है? 4 मीटर। ml²/3 इंटू ω²। बच्चों लोग समझ आ रहा? अब यहाँ भी m का मान, खैर m तो कैंसिल हो जाता, चलो लिख दिया। अब तो m तो लिख ही दिए हो, तो mg माने 2 इंटू 10 और 4/2 माने 2 बराबर, ये कैंसिल करो तो 16/3 ω²। बच्चों अब कुछ कैंसिल हो सके तो कर दो, और ना हो सके तो कोई बात नहीं। ω² बराबर आ जाएगा 15/2 ये आएगा, तो ओमेगा का मान आ जाएगा रूट में 7.5 रेडियन पर सेकंड। एक बार चेक कर लो, इधर जाएगा तो यहाँ पे 2 और ये 16 है, तो कुछ कैंसिल तो हो ही रहा है, और इधर 30 हो जाएगा, उधर /4 15/2 सब ठीक है। समझ आ गया? अब ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब क्या होगा? ये तो ओमेगा निकाल लिया, हमसे पूछा है कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा। तो बच्चों लोग कॉन्टैक्ट फोर्स देखो, दिखा रहा हूँ। अब देखो रॉड की ये पोजीशन है, और जब रॉड की ये पोजीशन है तो यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है mg, और इस mg के कारण यहाँ पे कांटेक्ट लगा है n1 बराबर क्या हुआ? mg। समझ गया? और एक लगा है सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा? mr², और उसको बैलेंस कर रहा है एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पे n2। क्लियर हो रहा है? अब ये n2 आया, अब ये n2 आ गया और वहाँ पे n1 आ गया, और इस n2 की वैल्यू होगी वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr²। समझ आ रहा? अगर सर्कल में कोई बॉडी चलेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स n2 तो डेवलप करेगा। अब जो नेट फोर्स होगा, नेट कांटेक्ट, तो जो नेट कांटेक्ट होगा उसे क्या लिखोगे? √n1² प्लस n2²। ये नेट कांटेक्ट फोर्स हो गया। अब बच्चों सब वैल्यू लिखा जाए, n1 का मान अगर लिखा जाए तो mg, तो m का मान कितना है? 2 किलोग्राम 20 न्यूटन। अगर n2 का मान लिखा जाए तो n2 बराबर mr², सेंट्रीफ्यूगल। और जिनको आइडिया है, अब आप लोग को आइडिया तो सबको है, बता सकते हो, m का मान कितना है? 2 किलोग्राम। r का मान, लेंथ 4 मीटर है, r माने रेडियस माने सेंटर ऑफ मास, तो r कितना है? 2, और ω² कितना है? ω² कर दो उसी को, तो 7.5 न्यूटन ये आ गया। अब इसे कैलकुलेशन करना हो तो कर दो, 30 न्यूटन आ गया। अब 30 न्यूटन ही है, 20 न्यूटन ही है, तो 50 न्यूटन नहीं होगा, उसमें रखोगे आप। अब यहाँ पे आप रखोगे रूट के अंदर 20² और प्लस 30² बराबर 10√13 न्यूटन। ये आंसर दिया रहेगा पेपर में। समझ आया? कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो बच्चों। 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 आएगा क्या? देख लो सब लोग, देख लो सब लोग। 10 मैंने बाहर कर लिया ना, तो 9 + 4 माने 13 हो गया। ठीक है, यही आंसर आएगा। अब देखो आपके एग्ज़ाम में टीचर एक ये सवाल देता है तो उसको दो चीज़ पकड़ में आ जाती है कि सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन दोनों आता है कि नहीं।
रोटेशन आएगा तो एनर्जी वाला फार्मूले से आप ओमेगा निकालोगे, और सर्कुलर आएगा तो सेंट्रीफ्यूगल से कांटेक्ट निकालोगे, और दिमाग तेज होगा तब दोनों 90 डिग्री पे रिजल्टेंट बताओगे। ये इसलिए ये सवाल सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हैं, छोटे क्वेश्चन है, और बच्चों से यही सब पूछे जाते हैं, यही सवाल आपसे पूछा जाता है। आइए मैं आपको दूसरा सवाल देता हूँ। अगर यहाँ पे पाइवट नहीं होता तो फिर घूमता कैसे? अगर यहाँ पे पाइवट नहीं होगा तो घूमेगा ही नहीं, एन का मान 0 होगा। नॉर्मल फोर्स तो तभी आएगा ना जब कांटेक्ट होगा, और अगर कांटेक्ट है नहीं हो तो नॉर्मल किस बात का? हाँ, तो किसी पॉइंट पे रॉड रुकेगा ना। मतलब अगर ये रॉड है, अगर यहाँ पाइवट है तभी तो ये घूमेगा, और अगर यहाँ पाइवट नहीं छोड़ देंगे तो नीचे जाके ज़मीन पे धड़ाम से टकरा जाएगा। तो यहाँ इनका क्या मतलब है? हाँ, अगर ज़मीन पे रख के घुमाएंगे, मतलब पाइवट नहीं है, ज़मीन पे रख के घुमाएंगे, तो उसमें ज़मीन पे जब रखा होगा तो उस पर केवल एक नॉर्मल आएगा mg, और कोई आएगा नहीं, क्योंकि जब अर्थ पे टकरा जाएगा तो स्पीड आएगा तो इधर खींच लेगा, तो इसको रोकने वाला तो कोई है नहीं। यहाँ कोई होगा तब तो रोकेगा, कांटेक्ट आएगा। अब केवल जो ज़मीन पे है उसकी वजह से mg लगेगा, चाहे वो जितने स्पीड से टकरा जाए। पाइवट है तभी एक कांटेक्ट आएगा। अगर ये यहाँ पे जुड़ा ही नहीं रहेगा तो कुछ आएगा ही नहीं, फिर वही एक रह जाएगा अर्थ पे जब आएगा। तो समझ आया? चलिए एक सवाल और कर लीजिए, एक क्वेश्चन और। बच्चों क्वेश्चन ये है, अगला सवाल, देखिए अगले क्वेश्चन में दिया जा रहा है, ये कोई दीवार है, ये वाल है, और इन दोनों वाल के बीच में ये एक डिस्क है। अब डिस्क है या रिंग है, रिंग ही मान लो, ये रिंग है, ये है, और इस पे फ्रिक्शन है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और ये रिंग है। रिंग का मास m है, रेडियस r है, और इसको मैंने स्पिन करा दिया एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट से। अब इसमें एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकता है। अगर इसको मैंने ऐसे स्पिन करा दिया तो बताइए हरदम स्पिन करता रहेगा कि कुछ समय बाद रुकेगा? क्या लग रहा है? हरदम स्पिन करता रहेगा। दीवार पे फ्रिक्शन है तो रोकेगा कि नहीं रोकेगा? कुछ समय बाद रुकेगा, ये समझ आ रहा है। तो मेरा सवाल है कितना चक्कर घूम कर रुकेगा? 2 चक्कर, 6 चक्कर, 10 चक्कर, कुछ तो घूमेगा। तो पूछा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाई रिंग। टोटल नंबर ऑफ रोटेशन नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाई रिंग। मेड बाई रिंग कुल कितना चक्कर घूम कर रुकेगा? तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाई रिंग, ये सवाल है। अब बच्चों लोग इसे हम लोगों को लगाना है, सवाल लगाना है, और रिंग का मास दिया है, रेडियस दिया, सब तो दिया ही है।
अब देखो क्वेश्चन को फोकस करते हैं कैसे लगेगा। इसमें आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पढ़ा है ना, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो वर्क डन का मतलब हुआ टार्क इनटू एंगल, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस 0। शुरू में उतनी एनर्जी थी, बाद में 0 हो गया। समझ आ रहा? अब काइनेटिक एनर्जी जो उसकी है, जितनी एनर्जी है वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो ख़त्म होगा तो किसी के अगेंस्ट, तो किसके अगेंस्ट होगा? फ्रिक्शन के अगेंस्ट। और फ्रिक्शन फोर्स है तो टार्क डेवलप करेगा, और जब टार्क डेवलप करेगा तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? टार्क इनटू एंगल। अब बच्चों यहाँ से हमें थीटा का मान निकलेगा, तो थीटा बराबर होगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर अपान टार्क, और फिर नंबर ऑफ टर्न अगर पूछा जाए तो थीटा अपान 2 पाई होगा। एक चक्कर में कितना एंगल घूमेगा? 2 पाई। और अगर कुल थीटा एंगल घूमा तो कुल कितना चक्कर घूमा? एक राउंड में 2 पाई। और कुल थीटा एंगल घूम लिया तो कितने राउंड लगाया? तो थीटा में 2 पाई से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ राउंड आ जाएगा। बच्चों थीटा अपान 2 पाई होगा। अब आप लिखोगे आई ओमेगा स्क्वायर अपान 4 पाई इंटू टाउ। ओमेगा नॉट लिखा है तो ओमेगा नॉट कर दो। अब हमारा कैलकुलेशन 2 है, कैलकुलेशन केवल एक है। क्या निकालना है? टार्क। अगर टार्क आ जाएगा तो हम वैल्यू रख लेंगे, आई जाएगा। बाकी सब तो दिया है। आई हमें आता है हमारी स्क्वायर रिंग का, ओमेगा नॉट क्वेश्चन पेपर में दिया है। सिर्फ हमें क्या निकालना है? बोलो, टार्क निकालना है। अब टार्क कैसे निकालेंगे, यही एक सवाल है, वो भी एक सवाल है। इसका टार्क हम कैसे निकालेंगे, वो भी एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के साथ इसको जोड़ा गया था। अब आप देखिए, मैं टार्क निकालने के लिए सोच रहा हूँ। बच्चों एक फोर्स तो यहाँ लगेगा कांटेक्ट, और एक कांटेक्ट यहाँ लगेगा। ये 2 कांटेक्ट फोर्स लगेंगे। और अगर ये घूम रहा है जैसा दिख रहा है आपको, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? अगर ऐसे घूम रहा है तो एक फ्रिक्शन यहाँ लगेगा इधर, और ऐसे घूम रहा है तो एक फ्रिक्शन इधर लगेगा, ऐसे लगेगा। देखो यहाँ दिखाते हैं, एक ये फ्रिक्शन फोर्स लगा और एक फ्रिक्शन फोर्स ये लगा। ये फ्रिक्शन कितना हुआ? म्यू इंटू, ये नॉर्मल का नाम दे दो, इसे N2 कह दो, इसे N1 कह दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों? म्यू N2। और जो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा वो हो जाएगा म्यू N1 हो जाएगा। एक यहाँ पे फोर्स और लगेगा, इसका अपना mg लगेगा। अब एक यहाँ पे mg लगेगा, उस mg को भी दिखाएंगे। यहाँ पे mg लग गया, ये mg लग गया, और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है। अब इसी में N1 N2 आ जाए तो टार्क हम निकाल पाएंगे। टार्क निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि म्यू N2 के साथ ये R का मल्टीप्लाई होगा
और म्यू n1 के साथ भी r का मल्टीप्लाई होगा। टार्क तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर है। सिर्फ हमें किस चीज़ की ज़रूरत है बच्चों? n1 और n2 की ज़रूरत है। तो एक ये भी सवाल है कि n1 n2 कैसे आएगा। जैसे कल आपने पढ़ा था एक सीढ़ी वाला जो राड मैंने रखा था तो n1 n2 निकाला था, तो एक ऐसा भी n1 n2 पूछेगा। अब आइए n1 n2 इसका निकाल के देखा जाए फिर क्या आता है। अब इधर मैं आपसे पूछ के लिखूँगा, बच्चों लोग बताना शुरू करो। अपवर्ड फोर्स कितना है? n1 प्लस म्यू n2, दो लगे हैं और वो किसको बैलेंस करेगा? mg के। शाबाश। लेफ्ट का फोर्स और राइट का फोर्स, इधर क्या है? म्यू n1, और ये किसको बैलेंस करेगा? n2। बस। अब यहाँ से n1 n2 इजली आप निकाल लेना, वही आएगा जो कल आया था। अब n2 की जगह अगर म्यू n1 लिखोगे तो n1 बराबर होगा mg अपान 1 प्लस म्यू स्क्वायर, सही है। और n2 का मान होगा म्यू mg अपान 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ऐसे कल भी आया था। ये आपको n1 और n2 का मान आ गया। नीट के पेपर में बहुत बार ये पूछा गया है कि नॉर्मल फोर्स कितना होगा। अक्सर यही सब पूछता है, छोटा छोटा सवाल पूछता है ना आपसे, तो छोटे छोटे क्वेश्चन यही सब हैं। और हम लोग कई क्वेश्चन को मिला के एक नया क्वेश्चन दिखा देते हैं कि सारे चीज़ को एक बार और यूज़ करके सेट कर लो दिमाग में। तो बच्चों लोग n1 n2 जब आ जाएगा तो बताओ टार्क क्या लिखा जाएगा? बोलो बोलो, टार्क का मान? टार्क होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो म्यू n1 r प्लस म्यू n2 r, यही टार्क हो गया। अब n1 भी हमें मालूम है और n2 भी मालूम है। अब हम टार्क की वैल्यू तो लिख ही सकते हैं। देखो म्यू r n1 प्लस n2, बच्चों लोग n1 प्लस n2 कर दो जरा, mg कॉमन हो जाएगा क्या? तो कॉमन उमन लेके बता दो। अब आ जाएगा n1 n2 जब रखोगे तो म्यू mg r और 1 प्लस म्यू, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये टार्क हो गया। जेईई मेंस के पेपर में यही इतना पूछा था, बोला था कि अगर पहिया घूम रहा है तो इसको रोकने वाला टार्क की वैल्यू क्या है? तो रोकने वाले टार्क की वैल्यू यही है, टार्क की वैल्यू पूछा था। हमारा दो ही क्वेश्चन था यहाँ पे, मेरे दिमाग में पहले यही आया था कि बच्चों को दो चीज़ आ जाएगा, एक तो नॉर्मल निकालना आ गया, फिर से एक बार चेक हो गया, और दूसरा टार्क की वैल्यू कितना आएगा वो पता चल गया। ये टार्क कौन सा टार्क है? असलरेटिंग की रिटार्डिंग? रिटार्डिंग टार्क है, माइनस भी लगा सकते हो आप, रिटार्डिंग टार्क है। और अगर हम मन में समझ रहे हैं तो कोई साइन की ज़रूरत क्या है, हम तो समझ ही रहे हैं कि रिटार्डिंग है तभी रुक रहा है, तो ये रिटार्डिंग टार्क है। अब ये फिगर हटा दूं क्या? अब इसके बाद अपना आंसर लिख लिया जाए। बच्चों लोग फिगर हटाऊं? चलो अब इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब आपने क्या लिखा था? टार्क इनटू थीटा बराबर इसकी कुल एनर्जी हो गई लॉस। अब टार्क इनटू थीटा बराबर हो गया हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। न्यूमेरिकल वैल्यू देता तो जल्दी जल्दी निकल जाता, लेकिन ये समझ में आता है कि हो क्या रहा है। अब आपको यहाँ पे टाउ की वैल्यू लिखना हो तो लिख लो, म्यू mg r अपान 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस म्यू इंटू थीटा। बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का mr स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ थीटा निकाल लेना, ऐसे लिख के छोड़ दो। तो नंबर ऑफ रोटेशन अगर पूछेगा कितना चक्कर वो घूमा, तो नंबर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? थीटा अपान 2 पाई। यम से यम कट जाएगा, कुछ छोटा भी हो जाएगा। चलो अभी ऐसे लिख के छोड़ दो आप। जब एग्ज़ाम देगा ना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन देगा तो सब नंबर दे देगा,
जैसे मास दे दिया, म्यू का मान दे दिया, तो सब छोटा छोटा रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा एक फार्मूला और यूज़ हो गया, टार्क इंटू एंगल बराबर डेल्टा के। टार्क इंटू एंगल बराबर काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों अब यहाँ से आगे बढ़ना है और थोड़ा सा टॉपिक को बदलेंगे। अब ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं, लगाते रहेंगे आप। नोट हो गया था? अब आप लिखेंगे, इसका आखिरी टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। एनर्जी के क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सिंपल सिंपल हैं सब। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो रोटेशन वाले चैप्टर में हर चीज़ को अलग अलग दिखाया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 27 क्वेश्चन, रोटेशन एनर्जी के 24 क्वेश्चन, ऐसे ही सब अलग अलग दिखाया है, क्योंकि ये अलग अलग टॉपिक में चीज़ें सब है पेपर में। आप उतने ही क्वेश्चन कर लेना, बाकी जो मैं बता रहा हूँ वो बाकी वो सवाल कर लेना। और वो सवाल जब करने लगेंगे तो ये जितना आपने पढ़ा है इसका यूज़ उसमें होगे सब, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगा ठीक ठाक से। और कुछ करना नहीं है। अगला स्टेटमेंट लिख लो अब, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ेंगे। जैसे एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया जाए, एंगुलर है तो इसका मतलब हुआ मोमेंट ऑफ, इसका मतलब हुआ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चों एंगुलर मोमेंटम को हम L से लिखेंगे, और मोमेंट का मतलब होता है